गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज हम 13वें चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं वो है फोटोन की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ फोटोन या फोटोन सिद्धांत कह सकते हो। प्रकाश के बारे में दो सिद्धांत प्रचलित हैं, एक तो तरंग सिद्धांत और दूसरा क्या है, फोटोन सिद्धांत। तो हम ये इस फोटोन सिद्धांत के बारे में या हम ये कह सकते हैं फोटोन की अवधारणा के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फोटोन से संबंधित, उसकी अवधारणा से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको बहुत ही अच्छे से समझना है, ध्यान से समझना है। तो स्टार्ट करते हैं फोटोन की अवधारणा। तो देखो, प्रकाश के बारे में कितने सिद्धांत प्रचलित हैं? फोटोन की अवधारणा, प्रकाश के बारे में कितने सिद्धांत प्रचलित हैं? दो सिद्धांत, एक तो तरंग और दूसरा फोटोन सिद्धांत। तो जिसमें से मैं बात कर रहा हूँ फोटोन सिद्धांत की। किसकी? फोटोन सिद्धांत की। तो देखो, फोटोन सिद्धांत क्या है, ये सबसे पहले जो दिया था वो दिया था प्लांक साहब ने। किसने दिया था? प्लांक साहब ने। 1900 की बात है। कब की बात है? 1900 में प्लांक ने दिया था। किसने दिया था? आपके प्लांक साहब ने फोटोन सिद्धांत दिया था। और इन्होंने फोटोन सिद्धांत के अनुसार, आप ये कह सकते हो प्लांक साहब ने फोटोन सिद्धांत दिया था, तो उसमें इन्होंने कहा कि कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु, ध्यान रखना दो तीन शब्द आपको कई बार सुनने के लिए मिलेंगे। एक तो निकाय, फिजिक्स में एक निकाय शब्द का प्रयोग होता है, या पिंड का होता है, वस्तु, पदार्थ, द्रव्य। कितने पदार्थ हो गए, सॉरी कितने शब्द हो गए? निकाय, पिंड, वस्तु, पदार्थ और द्रव्य। ये सभी एक ही बात है, ये सब एक ही बात है। जहाँ द्रव्य शब्द आ जाए, द्रव्य का मतलब जिसका द्रव्यमान हो, वो द्रव्यमान होगा, उसको आप वस्तु या पदार्थ कहते हो। अरे द्रव्य का मतलब आपने पढ़ा हो, द्रव्य ये द्रव नहीं है, लिक्विड नहीं है, द्रव शब्द अलग है, ये द्रव अलग है। द्रव लिक्विड को कहते हैं, द्रव्य पदार्थ को कहते हैं। द्रव्य मैटर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसको लिक्विड बोलते हैं। तो ये लिक्विड द्रव अलग है और द्रव्य ये पदार्थ है। तो पदार्थ को आप क्या कह सकते हो? निकाय कह सकते हो, पिंड कह सकते हो, वस्तु कह सकते हो, पदार्थ कह सकते हो और द्रव्य कह सकते हो। द्रव्य का मतलब जिसका द्रव्यमान हो, जिसका द्रव्यमान हो। और द्रव्यमान किसका होता है? वस्तु पदार्थ कोई भी हो उसका द्रव्यमान होता है, कोई भी पिंड हो। तो मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ किसकी? प्लांक के फोटोन सिद्धांत की। तो प्लांक साहब ने कहा था किसी पिंड द्वारा, इसमें से हम केवल एक पिंड शब्द को ले लेते हैं, इसमें से कुछ भी यूज कर लो। तो किसी पिंड द्वारा जो प्रकाश है उसका उत्सर्जन या अवशोषण, प्रकाश का उत्सर्जन या अवशोषण विविक्तिक होता है। कैसा होता है? विविक्तिक। विविक्तिक का मतलब है टुकड़ों में होता है, एक ऊर्जा के बंडलों के रूप में होता है। ये किसने कहा था? प्लांक साहब ने। तो प्लांक साहब ने कहा था कि कोई भी पिंड है वो विकिरण को, किसको? विकिरण को। पहले तरंग सिद्धांत प्रचलित था, तरंग माना जाने लगा था उसको, प्रकाश को। लेकिन उन्होंने कहा, प्लांक साहब ने कहा कि तरंग को, विकिरण को, कुछ भी कह लो, तरंग को या विकिरण को जो पदार्थ होते हैं, पिंड होते हैं, वो किसके रूप में अवशोषित करते हैं? ऊर्जा के पैकेटों के रूप में, या आप ये कह सकते हो विविक्तिक, या एक ऊर्जा के बंडलों के रूप में, पैकेटों के रूप में अवशोषित करते हैं। तो ये किसके रूप में अवशोषित करेंगे? ऊर्जा के पैकेट कुछ इस प्रकार से होंगे, इनको ये क्या कर लेंगे? अवशोषित कर लेंगे। या कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो उत्सर्जित करते हैं, जैसे सूर्य। सूर्य क्या कर रहा है? ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। अरे सूर्य क्या कर रहा है? ऊर्जा का उत्सर्जन। तो ये किस रूप में करेगा? ऊर्जा के बंडलों के रूप में। किसके रूप में करेगा? ऊर्जा के बंडलों के रूप में। मैंने ऐसे बना दिए, ऐसे जरूरी नहीं कि ऐसे ही होंगे। तो ऊर्जा के बंडलों के रूप में किसका उत्सर्जन करेगा? जो प्रकाश किरण है या प्रकाश विकिरण है, उसका उत्सर्जन किसके रूप में होगा? ऊर्जा के बंडलों के रूप में। और यदि कोई वस्तु अवशोषित करती है तो वो भी किसके रूप में करेगी? ऊर्जा के बंडलों के रूप में। तो प्लांक साहब ने क्या कहा था? प्लांक साहब का कथन क्या था? किसी भी दृढ़ पिंड द्वारा जो अवशोषित ऊर्जा है या उत्सर्जित ऊर्जा,
अवशोषित ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा का ही रूप है, तो आप क्या कह सकते हो, अवशोषित विकिरण या प्रकाश। किसी दृढ़ पिंड द्वारा अवशोषित विकिरण या प्रकाश या उत्सर्जित विकिरण या प्रकाश ऊर्जा के बंडलों के रूप में होता है। किस रूप में होगा, ऊर्जा के बंडलों के रूप में या पैकेटों के रूप में होगा। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि पदार्थ द्वारा या दृढ़ पिंड द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा के बंडलों के रूप में होती है, जिसको आप विविक्तिक कहोगे, टुकड़ों में कहोगे। अरे विविक्तिक का मतलब क्या हो जाएगा, टुकड़ों में हो जाएगा। तो बंडल हो गए तो इसका मतलब टुकड़े ही तो हो गए, अरे टुकड़ों में ही तो हो गया। तो ऊर्जा को उत्सर्जन या अवशोषण किसके रूप में होगा, विविक्तिक होगा, और या आप कह सकते हो ऊर्जा के बंडलों के रूप में होगा। तो ये किसने कहा था, प्लांक साहब ने। अब ये बात कब की थी, 1900 की। 1900 में प्लांक साहब ने ये कथन कह दिया, और इन्होंने ये भी कहा था ये जो ऊर्जा के बंडल हैं उनको क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटा। इन्होंने ऊर्जा के बंडलों को क्या नाम दिया था, क्वांटा नाम दिया था। तो उस टाइम क्वांटा कहते थे, लेकिन आज उसी क्वांटा को हम फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ध्यान रखना, वही क्वांटा है, वही ऊर्जा का बंडल है, वही ऊर्जा का पैकेट है, जिसको परिभाषित किसने किया था, प्लांक साहब ने किया था। उसको हम अब फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोन, या फोटोन सिद्धांत के नाम से। तो वही फोटोन, उसी के बारे में हम अध्ययन करते हैं, वही तो फोटोन सिद्धांत है, तो हम उसको फोटोन सिद्धांत कहते हैं, या आप क्वांटम सिद्धांत कह सकते हो। और इसी के आधार पर एक क्वांटम फिजिक्स पूरी पढ़ोगे आप, स्पेक्ट्रोस्कोपी एवं क्वांटम यांत्रिकी। तो ये आपको बीएससी फाइनल में पढ़ने के लिए मिलेगी। तो यहाँ केवल एक चैप्टर है, उसका 13वां चैप्टर ही है। तो अब यहाँ देखो, बात समझ में आ गई कि नहीं, कि प्लांक साहब ने क्या कहा था। प्लांक साहब ने कहा था किसी भी पिंड द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा के बंडलों के रूप में होती है। कैसी होगी, ऊर्जा के बंडलों के रूप में, अर्थात विविक्तिक होती है। ये किसने कह दिया, प्लांक साहब ने। अब ये तो इतना कह करके फ्री हो गए। इसके बाद में आइंस्टीन साहब आए। आपको पता है आइंस्टीन साहब ने अब तक क्या किया है, किसी का आधा अधूरा प्रयोग मिला उसको उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। किया कि नहीं किया है, अरे ऐसे भी आधे अधूरे प्रयोग को कंप्लीट करना भी एक प्रतिभा है या नहीं है। और विशेषकर आइंस्टीन साहब तो चीज़ ही कुछ और है। तो यहाँ देखो, अब उन्होंने क्या किया कि ये तो 1900 की बात है, तो इन्होंने किसको परिभाषित कर दिया, क्वांटा। किसको, क्वांटा। क्वांटा शब्द को परिभाषित कर दिया। क्वांटा क्या है, आप भी जान गए क्वांटा क्या है। अब 1905 में, कब की बात है, 1905 में आइंस्टीन का फोटोन सिद्धांत, या आप भी कह सकते हो आइंस्टीन साहब ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की। कब की थी, आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की, विस्तृत और एवं सफल व्याख्या की थी। ये सक्सेस भी रहे थे उसमें, एकदम व्याख्या विस्तृत तो की थी, लेकिन उसके साथ साथ ये सक्सेस भी रहे थे, सफल व्याख्या और थी वो। कैसी थी, उसके बाद में अब कोई ऐसा सिद्धांत नहीं आया जो इनके सिद्धांत को फेल कर दे, तो वो सफल व्याख्या और है। विस्तृत एवं सफल व्याख्या की, सफल व्याख्या की। ये तो किसकी बात हो गई, आइंस्टीन साहब ने प्लांक। अब देखो कैसे व्याख्या की और किस प्रकार से उन्होंने बताया कि ये क्या प्रकाश होता है, वो क्वांटा के रूप में होता है या केवल पदार्थ ही उनको उत्सर्जित करता है क्वांटा के रूप में। देखो अंतर थोड़ा सा ही है। इन्होंने क्या कहा कि जो पदार्थ है, जो पिंड है, प्लांक साहब ने तो ये कहा था कि पिंड विकिरणों को क्वांटा के रूप में अवशोषित करता है, या पिंड ऊर्जा को क्वांटा के रूप में क्या करता है, उत्सर्जित करता है। ये तो किसने कहा था, प्लांक साहब ने। लेकिन उन्होंने कहा था कि पदार्थ न तो क्वांटा के रूप में अवशोषित करता है, ना क्वांटा के रूप में उत्सर्जित करता है। ये बाद की बात है, करता हो ये बाद की बात है। लेकिन उन्होंने कहा ये जो प्रकाश विकिरण है वो खुद ही क्वांटा के रूप में होती है। किस रूप में होती है, थोड़ा सा अंतर है। इन्होंने, प्लांक साहब ने तो इतना ही कहा था कि ये पदार्थ पिंड अवशोषित उत्सर्जित क्वांटा के रूप में कर रहा है, ऊर्जा के बंडलों के रूप में अवशोषित और उत्सर्जित कर रहा है। जबकि इन्होंने कहा नहीं, प्रकाश विकिरण है ना, वही क्वांटा के रूप में, वही ऊर्जा के बंडलों के रूप में ही आपतित हो रही है। प्रकाश विकिरण ऊर्जा के बंडलों के रूप में धातु पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है, जिससे वो ऊर्जा पाकर के बाहर निकल जाते हैं। कितना अंतर किया है इन्होंने, थोड़ा सा अंतर किया है कि नहीं किया है।
और थोड़ा सा कितना, बस इतना कहा है कि प्लांक, सब कुछ प्लांक साहब का है। किसका है? प्लांक साहब का। वैसे कहते भी प्लांक का फोटोन सिद्धांत, क्या कहते हैं? प्लांक का फोटोन सिद्धांत ही कहा जाता है। लेकिन इन्होंने इसकी विस्तृत और सफल व्याख्या की थी, इसलिए इनको भी श्रेय जाता है। तो प्लांक साहब को इसके मामले में कुछ भी नहीं मिला, और इनको आइंस्टीन साहब को 1921 में जाके, कब? 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? इस क्वांटम सिद्धांत के लिए। किसके लिए? इस क्वांटम सिद्धांत के लिए। तो नोबेल पुरस्कार किसको मिला? आइंस्टीन साहब को मिला। मेहनत किसकी थी? प्लांक साहब की। हालांकि ऐसा नहीं है, इन्होंने बाद में बहुत मेहनत की थी, इसकी विस्तृत और सफल व्याख्या समझा यही पाए थे। हाँ, शुरुआत इन्होंने की थी। प्लांक साहब ने क्या की? शुरुआत की। विस्तृत और सफल व्याख्या किसने की? आइंस्टीन साहब ने की। इसी के उपलक्ष्य में इनको क्या दिया गया? 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं? अब व्याख्या किस प्रकार से की? इन्होंने एक तो समीकरण दिया था। आइंस्टीन साहब ने क्या दिया? एक ऐसा समीकरण दिया था जिसके आधार पर, मैं आपको वो समीकरण को अभी बताऊंगा, जिसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के जितने भी हमने प्रेक्षण इससे पहले देखे थे, एक प्रायोगिक व्यवस्था द्वारा हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रेक्षणों को देखा था, उनको हम आइंस्टीन के समीकरण द्वारा सिद्ध करेंगे। क्या ये सही बात है? तो वो आइंस्टीन साहब ने एक समीकरण दिया था, उसको मैं इस टॉपिक के जस्ट नेक्स्ट उसी को बताने वाला हूँ। तो यहाँ केवल क्वांटम सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या रहा था कि पदार्थ या पिंड ऊर्जा का अवशोषण उत्सर्जन ऊर्जा के बंडलों के रूप में करता है। जो प्रकाश विकिरण है उसका उत्सर्जन और अवशोषण किसके रूप में करता है? ऊर्जा के बंडलों के रूप में। जबकि इन्होंने कहा कि जो विकिरण है ना, प्रकाश विकिरण है, वही ऊर्जा के बंडलों के रूप में होती है। अब जब वो ऊर्जा के बंडलों के रूप में, तो जो पदार्थ है या पिंड है वो किसके रूप में अवशोषित करेगा? जो जिसके रूप में होगा उसी तो है, जो आपको परोस दिया जाएगा उसी को तो खाओगे आप। तो कुल मिला के यहाँ जो है, जो प्रकाश विकिरण है वही ऊर्जा के पैकेटों के रूप में होती है, जिनको क्वांटा या फोटोन कहा जाता है। ये किसका सिद्धांत था? आइंस्टीन साहब का। कब दिया था? 1905 में। अंतर समझ में आ गया कि नहीं? सूक्ष्म अंतर है, बहुत सूक्ष्म अंतर है। सूक्ष्म अंतर इतना ही है कि प्लांक साहब ने कहा था कि पदार्थ जो उत्सर्जन या अवशोषण करता है, विकिरणों का उत्सर्जन या अवशोषण करता है, वो क्वांटा या फोटोन के रूप में करता है। और इन्होंने कहा था नहीं, जो प्रकाश विकिरण है वही क्वांटा या फोटोन के रूप में होती है। दैट्स ऑल। समझ में आ गया कि नहीं? अब देखो, अब ये कहानी इनकी हो गई। अब इसके बाद में फोटोन की अवधारणा क्या है, फोटोन है क्या, हम इसके बारे में पॉइंट्स जान लेते हैं कि फोटोन क्या है। जब इन्होंने विस्तृत व्याख्या का मतलब, अब फोटोन के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? विस्तृत पढ़ेंगे। जो आइंस्टीन साहब ने फोटोन के बारे में बताया था उसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। तो मैं बता रहा हूँ फोटोन की अवधारणा, जिसमें पहला पॉइंट देखो, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसमें पहला पॉइंट क्या है? नंबर 1, जो फोटोन का वेग होता है वो प्रकाश विकिरण के वेग के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? और प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आप कह सकते हो फोटोन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ये प्रकाश ही है, बराबर होता है। अरे फोटोन क्या है? प्रकाश ही है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, एक फोटोन एक तरंग प्रकृति, तो वेग तो बराबर होगा ही होगा। तो पहला गुण क्या हो गया कि फोटोन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। होता कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। होता तो 2.99 होता है, लेकिन हम उसको कंप्लीट 3 लिख देते हैं, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हो गया? उसका वेग हो गया। अब बात कर लेते हैं किसकी? इसके ऊर्जा के बारे में। या आप ये कह सकते हो कि ये जो फोटोन है, क्या है? फोटोन। आप बंडल कह रहे हो, फोटोन को क्या कह रहे हो? आप नहीं, आइंस्टीन साहब कह गए थे। तो बंडल कह रहे हो, तो बंडल इसका मतलब आपके दिमाग में ये इमेज बन रही हो कहीं ये कण तो नहीं है, कहीं ये, अरे बंडल है, एक गठरी बंधी हुई है ऊर्जा की, तो कहीं ये कण तो नहीं है, ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा होगा। तो ध्यान रखना, ये कोई कण नहीं है, कोई द्रव्य नहीं है। अरे कण क्या हो जाएगा? पदार्थ हो जाएगा, द्रव्य हो जाएगा। कण का द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा? अरे मैं शब्द यूज कर रहा हूँ द्रव्य, अभी मैंने पहले ही बताया है द्रव्य। तो ये जो फोटोन है
वो कोई द्रव्य न होकर के, कोई कण न होकर के, कोई कण नहीं है। अगर एक कण होता तो तुम्हें महसूस भी तो होते आपके, जब आपके शरीर पर जब ये आपतित होते प्रकाश का इतना वेग, इतने वेग से एक छोटा सा कण आपके शरीर पर आपतित कर भेदन ही कर जाएगा आपका, करेगा कि नहीं करेगा। तो ध्यान रखना, ये कोई प्रकाश की जो फोटोन है, प्रकाश की किरण है, वो फोटोनों के रूप में है। तो वो फोटोन है, वो कण न होकर के, कोई द्रव्य न होकर के क्या है, ऊर्जा के पैकेट है, ऊर्जा के बंडल, ऊर्जा है वो, क्या है वो, ऊर्जा है। तो बात समझ में आ गई कि नहीं। तो द्रव्य की जगह आप क्या लिखोगे कि जो कण है, फोटोन क्या है, कण न होकर के, फोटोन एक द्रव्य कण नहीं है बल्कि ऊर्जा के क्या है, पैकेट है, जिनको क्वांटा या फोटोन कहा गया है। तो इसको हटा दो। तो फोटोन क्या है, फोटोन कोई कण न होकर, कोई कण, द्रव्य लिख लो, द्रव्य कण न होकर लिख लो, द्रव्य कण न होकर क्या है, ऊर्जा के पैकेट है, क्या है, पैकेट है, जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटा या फोटोन कहते हैं। अब देखो, अब तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। क्वांटा फोटोन समझ में आ गया, ये कोई द्रव्य कण न होकर के क्या है, ऊर्जा के बंडल या ऊर्जा के पैकेट है। द्रव्य कण का मतलब इनका कोई द्रव्यमान नहीं है, पर ध्यान रखना इनका ब्राह्म द्रव्यमान शून्य है। फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान क्या है, शून्य। लेकिन यदि वो गतिज अवस्था में तो उनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट पॉइंट में चर्चा करने वाले हैं। देखो थर्ड पॉइंट क्या है, फोटोन की जब ऊर्जा है, ऊर्जा के बंडल है, पैकेट है, तो उसकी कुछ ऊर्जा भी होगी, होगी कि नहीं होगी। अरे मैंने क्या कहा है, फोटोन कोई द्रव्य कण न होकर के ऊर्जा के पैकेट है, जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहा जाता है। तो इसका मतलब उसकी कुछ न कुछ ऊर्जा होगी। उस वह ऊर्जा किसने परिभाषित की थी, अरे आइंस्टीन साहब ही करेंगे इस काम को, और कौन कर सकता है। तो उन्होंने क्या कहा था, फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, E=h के बराबर। किसके बराबर होती है, E=h। ये आवृत्ति को न्यू से व्यक्त करते हैं। तो ये आइंस्टीन साहब ने क्या कहा था, E=h, जहाँ E क्या है, फोटोन की ऊर्जा, न्यू क्या है, उस विकिरण की आवृत्ति या फोटोन की आवृत्ति कहोगे यहाँ, तो क्योंकि यहाँ विकिरण नहीं है, यहाँ फोटोन, विकिरण को ही फोटोन मान के चल रहे हैं। विकिरण किससे मिलके बनी है, फोटोन से मिलके बनी हुई है। तो यहाँ E=h, ये किसने कहा था, आइंस्टीन साहब ने कहा था कि फोटोन की ऊर्जा है वो क्या होती है, E=h। उनकी फोटोन की ऊर्जा है वो h, जहाँ h क्या है, प्लांक नियतांक है, जहाँ h प्लांक नियतांक। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। इसका मान याद कर लेना कि प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, काम आता रहता है बार बार। तो 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये किसका मान होता है, प्लांक नियतांक का। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। और ये आपको अभी प्लांक नियतांक से ये कहाँ से आ गया, देखो कहाँ से आ गया, कुछ नहीं है। ई समानुपाती क्या होता है, आवृत्ति के जो फोटोन की ऊर्जा है वो उसकी आवृत्ति क्या होगी, समानुपाती होगी। और जब आवृत्ति समानुपाती होगी, समानुपाती चिन्ह हटेगा। तो अब देखो प्लांक साहब ने इतना काम किया था, मिटा दिया मैंने। प्लांक साहब ने कितना काम किया था, बहुत काम किया था। उन्होंने सबसे पहले अवधारणा उन्होंने दी, तो उनके सम्मान में कुछ तो बनता है कि हाँ जो नियतांक आया जाए उसका नाम क्या रखा जाए, प्लांक नियतांक। तो जब समानुपाती चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा, इसको h कहा गया और इसका नाम क्या रखा गया, प्लांक नियतांक। समझ में आ गया। उसका एक स्पेशल मान है कि नियतांक है तो उसकी कांस्टेंट वैल्यू होगी, और कांस्टेंट वैल्यू वो कितनी है, 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। अब ये मात्रा कहाँ से आया अभी बताने वाला हूँ। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, अब हम किसकी बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की। फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, शून्य होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होगा, शून्य होगा। जल्दी लो स्क्रीनशॉट। नंबर 4, फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, शून्य। लेकिन यदि वह गतिशील अवस्था में, किस अवस्था में, गतिशील अवस्था में, तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है।
तो नंबर 4 क्या है, फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, लेकिन गतिज अवस्था में उसका कुछ द्रव्यमान होता है, आपको वो सब कितना होगा, तो मेरे बताने से पहले आइंस्टीन साहब कह गए हैं कि ई इक्वल क्या होता है, mc स्क्वायर। क्या होता है, ये आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण है। ऊर्जा द्रव्यमान संबंध वाला समीकरण आपने पढ़ा है, शुरू से पढ़ते आ रहे हो आप, ऐसे 8वीं क्लास से लगभग पढ़ रहे होंगे। तो ई इक्वल mc स्क्वायर क्या है, आइंस्टीन साहब का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध समीकरण। तो यहाँ से आप क्या ज्ञात कर सकते हो, फोटोन का द्रव्यमान। और कैसे फोटोन का, गतिज अवस्था में या गतिशील अवस्था में फोटोन का द्रव्यमान आप इससे ज्ञात कर सकते हो। आप चाहोगे सर नहीं स्थिर अवस्था में ज्ञात करना है, स्थिर अवस्था में शून्य होता है। स्थिर अवस्था में फोटोन का द्रव्यमान शून्य होता है, और गतिशील अवस्था में फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है, हम इस कुछ ना कुछ होगा, वो कितना होगा हम इस समीकरण की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। अब आपको सर एक उसका कोई फिक्स तो नहीं है, फिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी ऊर्जा क्या होती है, अलग अलग होती है। जब ऊर्जा अलग अलग है तो द्रव्यमान भी कैसा होगा, सभी का अलग अलग होगा। तो यहाँ हम केवल समीकरण दे सकते हैं, समीकरण की सहायता से आप फोटोन का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, वो भी गतिशील फोटोन का द्रव्यमान। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं। अब बात कर लेते हैं किसकी, नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, नंबर 5, फोटोन का संवेग होता है, फोटोन का संवेग होता है। अब कितना होता है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ई इक्वल हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, ई इक्वल एच न्यू, जस्ट पहले ही हमने पढ़ा था ई इक्वल एच न्यू। तीसरा पॉइंट पढ़ा था हमने, पढ़ा था कि नहीं, ई इक्वल एच न्यू होता है। अब यहाँ हमने क्या पढ़ लिया है, तो समीकरण इसको 1 दे दो, इसको समीकरण क्या दे दो, 2 दे दो। हालांकि इसको द्वारा लिखना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट चल रहा है, तो इसको द्वारा लिखना वो सही है। इसको समीकरण 1 करो, वो ई इक्वल क्या होता है, mc स्क्वायर। अब इन दोनों समीकरणों को क्या कर दो, अरे बराबर कर दो, ई के बराबर है या नहीं है। ई इक्वल एच न्यू हमने जस्ट पहले पढ़ा है, और ई इक्वल mc स्क्वायर एक आइंस्टीन का दूसरा द्रव्यमान ऊर्जा संबंध समीकरण है। इसको आप हमेशा से पढ़ते आए हो। तो इन दोनों क्या कर दो, बराबर रख दो, तो एच न्यू इक्वल mc स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ हम न्यू को परिवर्तित कर सकते हैं। न्यू इक्वल क्या होता है, c/λ होता है कि नहीं होता है। अरे आवृत्ति क्या होती है, प्रकाश का वेग बटे उसकी तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एच इक्वल क्या हो जाएगा, c/λ इक्वल mc स्क्वायर। चूँकि कारण क्या है, न्यू इक्वल होता है c/λ, होता है कि नहीं होता है। मेमोरी को रिफ्रेश करो जल्दी से जल्दी, जिससे ध्यान आए कि ये वास्तव में होता है। और नहीं पता होता अब याद कर लो कि ये होता है, क्योंकि न्यू इक्वल क्या होता है, c/λ। तो h/λ इक्वल्स mc स्क्वायर। अब देखो एक सी से सी कटेगा कि नहीं कटेगा, अरे इसको नीचे भेज दो तो कटेगा, उसको तो कटना है। तो सी से क्या कट गया, सी कट गया, इधर एक सी बचा केवल, तो ये इधर क्या बचा h/λ, इधर क्या बचा h/λ इक्वल mc स्क्वायर। देन एम्प्लाइज आप क्या कह सकते हो, यहाँ से देखो ये क्या बन गया, हाँ एक सी से सी कट गया है, एक सी से एक सी कट गया, तो mc बचा केवल द्रव्यमान इंटू वेग। यहाँ सी क्या है, प्रकाश का वेग है या नहीं है, और प्रकाश के वेग की जगह हम यहाँ ये कहेंगे फोटोन का वेग, तो और भी अच्छा है। तो यहाँ सी क्या है, फोटोन का वेग। तो द्रव्यमान इंटू वेग क्या होता है, संवेग होता है कि नहीं होता है। अरे संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग क्या होता है, संवेग होता है। तो यहाँ इसकी जगह मैं क्या रख देता हूँ, पी रख देता हूँ इसकी जगह। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पी। तो P इक्वल क्या हो जाएगा, h/λ। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया बहुत बढ़िया वाला, कौन सा है, P इक्वल h/λ। यहाँ P क्या है, फोटोन का संवेग। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। P यहाँ फोटोन का संवेग आ गया, इसका रट्टा लगाना h/λ। P इक्वल क्या होता है, h/λ, जहाँ h क्या है, प्लांक नियतांक, लैम्डा क्या है, फोटोन की तरंग दैर्ध्य, और इससे पहले न्यू क्या थी, फोटोन की
आवृत्ति, ई क्या थी, फोटोन की ऊर्जा, एम क्या है, गतिशील अवस्था में फोटोन का द्रव्यमान, ब्रह्मावस्था में नहीं, क्योंकि ब्रह्मावस्था में फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है, जल्दी कमेंट्स में बताओ बच्चों। ब्रह्मावस्था में फोटोन का द्रव्यमान 0 होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाफट, फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ मैं, 6वां पॉइंट, जल्दी करो स्क्रीनशॉट लो। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बात कर लेते हैं हम 6वें पॉइंट की। देखो 6वां पॉइंट क्या है, जो फोटोन होता है वो विद्युत रूप से उदासीन होता है। कैसा होता है, विद्युत रूप से उदासीन। देखो विद्युत रूप से उदासीन का क्या मतलब है, फोटोन विद्युत रूप से उदासीन होता है। कैसा होगा, उदासीन होता है। विद्युत रूप से उदासीन का मतलब ये है कि यदि हम फोटोन को, जैसे फोटोन ऐसे आपतित हो रहा है, यदि हम यहाँ क्या लगा दें, एक चुम्बक यहाँ रख दें, एक चुम्बक यहाँ रख दें, यदि दो चुम्बकों के बीच से होकर के इस फोटोन को क्या किया जाए, गुजारा जाए, तो यह प्रभावित नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में फोटोन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या उसमें कोई विक्षेप नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि हमने दो चुम्बक लगा दिए इधर, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो ये चुम्बक की तरफ ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे कहीं मुड़ जाए, ये फोटोन का व्यवहार नहीं है। और ऐसे यदि हम विद्युत क्षेत्र लगा दें, इधर भी उच्च वोल्टता का विद्युत क्षेत्र लगा दें, इधर भी क्या लगा दें, उच्च वोल्टता का विद्युत क्षेत्र, कैसा भी लगा लो, उच्च या निम्न, कैसा भी, किसी भी वोल्टता विद्युत क्षेत्र लगा लो, कैसा भी चुंबकीय क्षेत्र लगा लो, लेकिन फोटोन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई कि नहीं। अरे प्रकाश किसके रूप में माना है हमने, फोटोन के रूप में। यदि हम यहाँ विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र लगा लेते तो इस प्रकाश को डाइवर्ट कर लेते इधर उधर, करते कि नहीं करते। यदि फोटोन विरूपित होता, चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में फोटोन क्या होता, विरूपित होता, अपने पथ को चेंज करता, अपने पथ को चेंज करता, तो हम यहाँ भी प्रकाश को धीरे धीरे मोड़ मोड़ कर किसी दूसरे स्थान पर ले जाते उसको। ऐसे वो एक अलग बात है कि हम परावर्तन द्वारा करते हैं उसका, वो परावर्तन घटना अलग है। लेकिन विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में फोटोन कभी मुड़ता नहीं है। मुड़ने का मतलब वो उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का फोटोन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। वो विद्युत रूप से कैसा होगा, उदासीन होगा, न उस पर धनावेश होगा न उस पर ऋणावेश होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। उसमें कोई आवेश नहीं होगा, कोई आवेश आ गया फिर तो आकर्षण प्रतिकर्षण हो ही गया। एक बात बताओ कि उस पर क्या आ जाए, माना कि फोटोन पर क्या आ जाए, आवेश आ जाए, उदासीन नहीं होता, वो कोई आवेशित होता तो उसका 100% उसका क्या होता, विरूपण होता कि नहीं होता। अरे उसका डाइवर्टेशन होता है, इधर उधर कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता। माना कि देखो यहाँ मैंने धनावेशित प्लेट ले ली और इसके कारण इधर क्या है, विद्युत क्षेत्र, इस कारण इधर क्या है, विद्युत क्षेत्र, मैं मान के चल रहा हूँ। तो इसमें फोटोन जैसी आपतित हुई, यदि फोटोन कैसा है, माना कि फोटोन ऋणावेशित है, कैसा है, ऋणावेशित, तो धनावेश ऋणावेश को क्या कर लेगा, खींच लेगा, तो फोटोन तो गया विद्युत क्षेत्र में विरूपित हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब फोटोन कैसा है, विद्युत रूप से उदासीन। बात समझ में आ गई कि नहीं। विद्युत रूप से उदासीन का मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं है, तो वह ना तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में प्रभावित होता है न चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसे कौन कौन सी घटनाओं को आप प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा, प्रकाश विद्युत प्रभाव का मतलब फोटोन प्रकृति द्वारा, किसके द्वारा, प्रकाश की फोटोन प्रकृति द्वारा, फोटोन प्रकृति द्वारा, फोटोन प्रकृति द्वारा प्रकाश की कौन कौन सी घटनाओं को, एक तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, नंबर 2 रमन प्रभाव, नंबर 3 कॉम्पटन प्रभाव, इनको क्या किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है। तो फोटोन प्रकृति द्वारा प्रकाश की घटनाएं जैसे क्या कहोगे आप बताओ, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, या आप क्या कहोगे, रमन प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव। इनको क्या किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है। फोटोन प्रकृति द्वारा प्रकाश की घटनाएं जैसे इनको क्या किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है।
स्पष्ट या सिद्ध किया जा सकता है, स्पष्ट किया जा सकता है। तो ये फोटोन की अवधारणा बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। अब इसके बाद तुम्हारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, जस्ट पहले मैंने चर्चा की थी आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। अरे मैंने एक शब्द कहा है कि आइंस्टीन साहब ने विस्तृत और सफल व्याख्या की, तो विस्तृत सफल व्याख्या कब होगी, कि उन्होंने कुछ समीकरण दिए होंगे, उसके आधार पर हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को ढंग से समझेंगे। अब देखो मैं यहाँ एक आइंस्टीन साहब का समीकरण लिखने जा रहा हूँ, जिसके आधार पर हमने पहले प्रयोग किया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो भी प्रेक्षण आए थे, हमने निष्कर्ष निकाले थे, वो हम आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण द्वारा समझेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब देखो उसको समझ लेते हैं कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। और या इसके साथ ही एक और हेडिंग जोड़ लेते हैं, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। तो आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। देखो हम कैसे पढ़ेंगे, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण, पहले प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद में उसकी सहायता से प्रकाश विद्युत समीकरण जो हम लिखेंगे उसकी सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्या कर लेंगे, व्याख्या। अर्थात जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के हमने प्रायोगिक प्रेक्षण किए थे, उनसे जो निष्कर्ष ज्ञात हुए थे, उनको हम किसके द्वारा सिद्ध करेंगे, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण द्वारा। बात समझ में आ गई कि नहीं। इसमें 2 पॉइंट शामिल हो रहे हैं, 2 टॉपिक शामिल हो रहे हैं, उनको दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो देखो अब आइंस्टीन साहब ने जो कहा था वो ये कहा था कि जैसे कोई सतह क्या है, कोई प्रकाश सुग्राही सतह क्या है, फोटो सेंसिटिव प्लेट, प्रकाश सुग्राही सतह। अब इस पर फोटोन आपतित हुए। अब यहाँ विकिरण की चर्चा नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमने फोटोन सिद्धांत पढ़ रखा है। अब दिमाग में कुछ समय के लिए सेव कर लो कि प्रकाश क्या है, फोटोन है। प्रकाश को क्या मान के चलोगे, आप फोटोन मान के चलोगे, तो यहाँ क्या कर लो कि माना कि फोटोन इस तल पर क्या हो रहे हैं, आपतित हो रहे हैं। या फोटोन इस तल पर आपतित होंगे, आपतित करा दो इनको। फोटोन जब इस तल पर क्या होंगे, आपतित होंगे, तो इसकी ऊर्जा कितनी है, E = h/ν। अरे एक फोटोन की ऊर्जा कितनी है, E = h/ν, है या नहीं है। अब ये ऊर्जा 2 काम आएगी, कितने काम आएगी, 2 काम आएगी। अब ये ऊर्जा कितने काम आएगी, 2 काम। देखो 2 काम कौन कौन से 2 काम है जिनको ये ऊर्जा करेगी। फोटोन की ऊर्जा एक, देखो सबसे पहला काम तो क्या है कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, ऊर्जा स्थानांतरित हो जाएगा। फोटोन से फोटोन की ऊर्जा है वो किसको स्थानांतरित हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन को आनंद आ गया, उसको ऊर्जा मिल गई। और जब उसको ऊर्जा मिली तो क्या यहाँ रुकेगा, अरे बाहर जाएगा, धातु की सतह से क्या जाएगा, बाहर जाएगा। तो जैसे पहली बार तो ये सतह पर आएगा, क्या आ गया, सतह पर। तो ये ऊर्जा थी, तो पहली बात तो वो काम आई थी इलेक्ट्रॉन को जस्ट सतह तक बाहर लाने में, जिसको मैंने क्या कहा था, कार्यफलन। कहा था कि नहीं कहा था, अरे ध्यान आ रहा है क्या। मैंने आपको बताया था कि कार्यफलन क्या है, कि ऊर्जा का वह न्यूनतम मान है जिस पर इलेक्ट्रॉन धातु की जस्ट सतह पर आते हैं, उसको कार्यफलन कहते हैं। ये मैंने पहले बताया था। तो ये जो फोटोन की ऊर्जा है, ये जो फोटोन की ऊर्जा है वो 2 काम आएगी। एक तो कार्यफलन, कार्यफलन का मतलब इलेक्ट्रॉन को जस्ट सतह तक लाने के लिए, जस्ट सतह तक लाने के लिए। माना कि ऊर्जा इतनी हुई, कार्यफलन के बराबर माना कि फोटोन में ऊर्जा हुई, तो वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को जस्ट सतह तक ला करके रख देगी। मतलब अभी भी इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है, या हम ये कह सकते हैं उसकी गतिज ऊर्जा शून्य अभी, क्योंकि अभी सतह पर ही आया है, सतह से बाहर गया है क्या, नहीं गया। तो उसकी गतिज ऊर्जा अभी फिलहाल शून्य है। यदि फोटोन की ऊर्जा इतनी है कि एक तो कार्यफलन का काम कर गई, कुछ ऊर्जा दे दी, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, जस्ट सतह पर आ गया।
और उसकी फोटोन की ऊर्जा और इतनी अधिक है कि वह ऊर्जा पाकर इलेक्ट्रॉन बाहर वेग से, कुछ वेग से गति कर गया। इसका मतलब उसको गतिज ऊर्जा भी मिल गई। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो फोटोन की ऊर्जा है हमारे दो काम आ रही है। एक तो कार्यफलन के रूप में, या आप ये कह सकते हो कार्यफलन का अर्थ ये है कि इलेक्ट्रॉन को धातु के अंदर से जस्ट सतह तक लाने में। तो पहला कार्य तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन को धातु तक जस्ट सतह तक लाने में। तो एक ई है, ई यहाँ क्या है, ई क्या है यहाँ कुल ऊर्जा, फोटोन की कुल ऊर्जा। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ तक लाने में काम आ गई, सतह तक, जिसको आपने कार्यफलन कहा था। क्या कहा था, वो कार्यफलन को फाई नॉट से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, फाई नॉट से व्यक्त करते हैं। अब यहाँ कार्यफलन फाई नॉट हो गया। अब बाकी यदि फोटोन की ऊर्जा और भी अधिक है तो वो उस इलेक्ट्रॉन को गति ऊर्जा प्रदान करेगी। उस इलेक्ट्रॉन को क्या प्रदान करेगी, गतिज ऊर्जा। यदि इलेक्ट्रॉन धातु से बाहर निकल गया, इसका मतलब फोटोन की ऊर्जा दो काम आ गई। एक तो इलेक्ट्रॉन को जस्ट सतह तक लाने में, उसको आपने कार्यफलन कहा, दूसरा उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। तो गति ऊर्जा क्या होती है, +1/2 mv²। अब मैं वी मैक्सिमम लिख रहा हूँ। मैक्सिमम का मतलब वेग अधिकतम होगा। फोटोन की जितनी ऊर्जा होगी वो उसको अधिकतम वेग प्रदान करेगी, करेगी कि नहीं करेगी। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया है, φ0 + 1/2 mv² मैक्सिमम। बात समझ में आ गई कि नहीं यहाँ तक। तो ये जो समीकरण है वो किसका है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ये किसका समीकरण है, आइंस्टीन साहब का प्रकाश विद्युत समीकरण। समझ में आ गया कि नहीं। अरे फोटोन की ऊर्जा को उन्होंने दो भागों में विभाजित किया। एक तो कार्यफलन के रूप में, कार्यफलन का मतलब धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को जस्ट सतह तक लाने में जो ऊर्जा प्रयुक्त हो रही है, एक तो उस कार्यफलन के रूप में, और दूसरी इलेक्ट्रॉन को गति ऊर्जा प्रदान करने के रूप में। यहाँ तक मेरा मानना है कि समझ में बहुत ही अच्छे से आया होगा। अब देखो, अब हम किसकी व्याख्या करेंगे। ये तो आइंस्टीन का समीकरण हो गया, ये आइंस्टीन का क्या हो गया, प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन साहब का प्रकाश विद्युत समीकरण ये है। समझ में आ गया। अब हम इसके आधार पर किसकी व्याख्या कर लेते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव की। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने की थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो आगे। देखो E इक्वल क्या होगा, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि E इक्वल h न्यू होता है। E इक्वल क्या होता है, h न्यू होता है कि नहीं होता है। अब देखो φ0 क्या है, φ0 कार्यफलन है, और कार्यफलन भी एक ऊर्जा है। कार्यफलन भी एक क्या है, ऊर्जा। यहाँ h न्यू, जहाँ न्यू क्या है, फोटोन की कुल आवृत्ति, और कार्यफलन भी क्या है, एक φ0 = h। अरे ये भी तो एक ऊर्जा है। φ0 क्या है, एक ऊर्जा है। माना कि मैंने इसको E0 कह दिया। अरे कार्यफलन भी वह न्यूनतम ऊर्जा। मैं क्या कह रहा हूँ, कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा का मान है जो इलेक्ट्रॉन को धातु की जस्ट सतह तक लाने में प्रयुक्त होती है। तो ऊर्जा का मान मतलब आप भी समझ नहीं है तो माना कि E0 मान लो इसको। φ0 = E0, और E इक्वल क्या होता है, h न्यू होता है। तो E0 इक्वल क्या हो जाएगा, h न्यू नॉट होगा, h न्यू नॉट होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। अरे कार्यफलन का मतलब मैंने कहा है, इस पर फोटोन आपतित हो गए और इलेक्ट्रॉन जस्ट सतह पर आ गया। अब मैंने एक फैक्टर और पढ़ाया था आपको, दहलीय आवृत्ति, पढ़ाया था कि नहीं। दहलीय आवृत्ति क्या है, वह न्यूनतम आवृत्ति है जिस पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ होता है, और कार्यफलन क्या है, वह न्यूनतम ऊर्जा इस पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर बाहर आ जाता है। मतलब कार्य, दहलीय आवृत्ति और कार्यफलन दोनों संबंधित है या नहीं है। और दहलीय आवृत्ति कार्यफलन दोनों कैसे हैं, संबंधित हैं। इसका मतलब दहलीय आवृत्ति पर न्यूनतम आवृत्ति हो गई, तो उस दहलीय आवृत्ति पर जो फोटोन की ऊर्जा होगी वह क्या होगी, कार्यफलन होगी। होगी कि नहीं होगी, ये बात समझ में आ गई कि नहीं, कि दहलीय आवृत्ति पर फोटोन की जो ऊर्जा होगी वो कार्यफलन ऊर्जा होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि φ0 = h न्यू नॉट, क्योंकि E इक्वल क्या होता है, h न्यू, और अगर E0 कहा जाए, अगर इसको φ0 को क्या कहा जाए, E0, तो क्या हो जाएगा, h न्यू नॉट। समझ में आ गया कि नहीं। यहाँ न्यू नॉट क्या है, यहाँ न्यू नॉट क्या है, दहलीय आवृत्ति, दहलीय आवृत्ति। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो इसका मतलब यहाँ जो φ0 है, इसकी मैं क्या रख सकता हूँ, h न्यू नॉट रख सकता हूँ कि नहीं। तो यहाँ क्या रख लो, h न्यू नॉट। तो E की जगह तो मैं रख लेता हूँ h न्यू। अरे E = h न्यू होता है। अब φ0 क्या है, h न्यू नॉट। मतलब φ0 कार्यफलन, कार्यफलन के संगत जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, h न्यू नॉट होगी। होगी कि नहीं होगी, तो उसके संगत जो न्यू प्रयुक्त की जाएगी, आवृत्ति प्रयुक्त की जाएगी, वो दहलीय आवृत्ति होगी। क्या होगी, दहलीय आवृत्ति। प्लस
1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। अब इसको इधर ले आओ, आप ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, चूंकि फाई नॉट क्या है, कार्यफलन है, जो किसके बराबर हो जाएगा, एच न्यू नॉट के, जहां न्यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति, और एच क्या है, प्लांक नियतांक है, और बाकी आप जानते हो सब ये इन फैक्टरों को, एम क्या है, वी क्या है। अब देखो इसको इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 1/2 वी मैक्सिमम स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। अब देखो इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, एच कॉमन ले सकते हो, लेकिन यहाँ भी फिलहाल एच कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से हम विश्लेषण देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। तो अब देखो इसके बाद हम किसकी बात कर लेते हैं, तो बच्चों हमारा क्या आ गया, प्रकाश विद्युत समीकरण। तो आज हमने प्रकाश विद्युत समीकरण देख लिया, और कल हम चर्चा कर लेंगे इसके बारे में, इससे संबंधित निष्कर्ष आप ये कह सकते हो, क्योंकि आज इतना टाइम नहीं है, काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी तो वो उतना ठीक नहीं है, तो फिर हम इस क्लास को आज यहीं पहुँच कर देते हैं। तो इसके आधार पर हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के बारे में कल चर्चा करेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे। इस समीकरण को याद रखना है आपको, जितना पढ़ा दिया है उसको ढंग से समझना है। नोट्स में आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव आने की कोशिश करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं, जैसे मंदिर में घंटी बजाते हैं, सेम वही सिस्टम बना रखा है कि एक तो सुबह गए, सुबह घंटी बजा दी, और शाम को गए, शाम को घंटी बजा दी। कुछ बच्चों का सिस्टम ये है कि जब जैसी क्लास स्टार्ट हुई, गुड इवनिंग सर, क्लास समाप्त होने पर आई, गुड इवनिंग सर, बीच में गायब हो गए। तो ये मामला नहीं रखना है। यदि आपको प्रॉपर रूप से जुड़ना है, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसा तो नहीं आपसे कुछ चार्ज लिया जा रहा हो, या हो सकता है आपसे चार्ज लिया जाता तो ही पढ़ते, लेकिन फिर भी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ विदाउट चार्ज, तो आपको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से तो ये है। और मैं आपको एक अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, तो आप मेहनत करें। और इसके अब हमारा टॉपिक क्या बचा, हमने प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ लिया, इसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या हम कल करेंगे। कल सेम टाइम मिलते हैं। गुड बाय बच्चों।